अगस्त 7, 2022 को मुंबई एयरपोर्ट पे एक नया एयरक्राफ्ट ऑरेंज और पर्पल लिवरी में चमकता हुआ खड़ा था। वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट मुंबई टू अहमदाबाद के लिए रेडी था और जब कैबिन क्रू स्नीकर्स पहने बोर्डिंग गेट्स पे खड़े थे तो पैसेंजर्स ने पहली बार नोटिस किया कि ये एयरलाइन कुछ जेन्युइनली अलग है, क्योंकि इंडिया में कोई भी एयरलाइन इतनी कैजुअल, इतनी ह्यूमन और इतनी कॉन्फिडेंट कभी नहीं लगी। रिसाइकल्ड मरीन वेस्ट से बना फैब्रिक, जेंडर न्यूट्रल डिजाइन, ब्लैक स्नीकर्स विद ऑरेंज लेसेस, और ये एयरलाइन थी राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयर। और जब अकासा एयरलाइन की पहली फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उसी के साथ राकेश झुनझुनवाला के उस सपने ने भी ऑफिशियली टेक ऑफ किया जिसमें वो इंडिया को जेन्युइनली अफोर्डेबल, जेन्युइनली एम्प्लॉय फर्स्ट एयरलाइन देना चाहते थे जो इंडिगो को डायरेक्टली चैलेंज करे। 226 बोइंग 73 मैक्स एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस था और पूरी एविएशन इंडस्ट्री देख रही थी कि इंडिया की साउथ वेस्ट एयरलाइन फाइनली आ गई है। लेकिन फर्स्ट टेक ऑफ के 7 दिन के बाद ही अनफॉर्चुनेटली राकेश झुनझुनवाला गुजर गए और उनके साथ वो विजन, वो एनर्जी और वो अनवेवरिंग बिलीफ भी चला गया जो अकासा एयर को पुश करता था। अगस्त 2023 में उसी एयरलाइन का नाम दिल्ली हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में शट डाउन रिस्क के साथ अपीयर हुआ। पायलट्स एयरलाइन छोड़ के जाने लगे, एक को फाउंडर ने एग्जिट लिया, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरे ने भी एग्जिट लिया और जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। मिडल ईस्ट वॉर ने गल्फ रूट बैन किया और जेवर एयरपोर्ट पे सिर्फ 1 महीने में फ्लाइट सस्पेंड हो गई। तो ऐसा क्या हुआ अकासा एयरलाइन के साथ, आज हम समझेंगे। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग गुड, वेयर आई ब्रेक डाउन गुड बिजनेसेस फॉर यू। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। पहले ये समझो कि अकासा का विजन एक्चुअली कितना वेल थॉट एंड प्लान था, क्योंकि ये सिर्फ एक नई एयरलाइन नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड मार्केट डिसरप्शन थी। इंडिया का एविएशन मार्केट एक डुओपोली था जिसमें एक तरफ इंडिगो 55 to 60% मार्केट शेयर होल्ड करता था और दूसरी तरफ एयर इंडिया टाटा के हाथ में आ रही थी। मिडल में कोई जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव लो कॉस्ट ऑप्शन था ही नहीं। अकासा का मॉडल साउथ वेस्ट एयरलाइंस पे बेस्ड था, सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप, यानी ओनली बोइंग 737 मैक्स, ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमाइज हो, अल्ट्रा लो फेयर्स रहे, पॉइंट टू पॉइंट रूट्स हो एंड नो लेगेसी कॉस्ट। थियोरेटिकली देखा जाए तो ये एक परफेक्ट मॉडल है और ब्रांड आइडेंटिटी जेन्युइनली डिसरप्टिव थी। स्नीकर्स पहनी क्रू, रिसाइकल यूनिफॉर्म्स, एम्प्लॉय फर्स्ट कल्चर, और ये सब इंडिया के एविएशन स्पेस में एक फ्रेश एयर की तरह था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अकासा ने सही एयरक्राफ्ट, सही मॉडल और सही टाइमिंग चूज की, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो सब कुछ टूट गया। अब समझते हैं अगस्त 2023 का वो मोमेंट जो अकासा के लिए जेन्युइनली एग्जिस्टेंशियल था, क्योंकि एक एयरलाइन का कोर्ट में अपना शटडाउन रिस्क एक्नॉलेज करना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है। अकासा के पायलट्स एयर इंडिया एक्सप्रेस ज्वाइन करने लगे बेटर पे और बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, और अकासा ने उन्हें रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में एयरलाइन ने एक्सप्लिसिटली कहा कि मास पायलट एक्सोडस शटडाउन रिस्क क्रिएट कर रहा है और इंडिया की किसी भी एयरलाइन ने यह पहली बार पब्लिकली किया था। सिर्फ 1 महीने में मार्केट शेयर 5.2% से गिर के 4.2% हो गया। फ्लाइट्स कट करनी पड़ी और इन्वेस्टर्स को पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि अकासा का ऑपरेशनल फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं था जितना दिख रहा था। साउथ वेस्ट एयरलाइन अमेरिका की मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन है और सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप मॉडल, पॉइंट टू पॉइंट रूट्स और अल्ट्रा लो कॉस्ट पे ऑपरेट करती है, और अकासा ने एग्जैक्टली यही ब्लूप्रिंट फॉलो किया। बोइंग 737 मैक्स ओनली फ्लीट, लो फेयर्स, एम्प्लॉय फर्स्ट कल्चर। तो प्रॉब्लम क्या थी? साउथ वेस्ट को 50 साल लगे इस मॉडल को परफेक्ट करने में। एस्टैब्लिश रूट थे, लॉयल कस्टमर बेस था, पायलट पूल डेकेड्स में डेवलप हुआ। अकासा ने वो सेम मॉडल एक नेसेंट मार्केट में 2 साल में रेप्लिकेट करने की कोशिश की, जहां इंडिगो ऑलरेडी 55% मार्केट शेयर होल्ड करती थी और मार्जिन्स बहुत थिन थे। ब्लूप्रिंट कॉपी करना इजी है,
लेकिन एग्जीक्यूशन एक एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और यही सेम चीज अकासा ने एक्सपीरियंस की। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म्स पे जो अकासा के लिए बैक टू बैक आए। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन कैरियर्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। रूट्स ड्रामेटिकली लॉन्गर हो गए, फ्यूल कंजप्शन बढ़ा और ऑपरेशनल कॉस्ट स्पाइक किए। अकासा जैसे नेसेंट एयरलाइन के लिए जो ऑलरेडी थिन मार्जिन्स पे ऑपरेट कर रही थी, ये एक बहुत बड़ा ब्लो था। फिर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में गल्फ रूट सस्पेंड हो गए। अबू धाबी, दोहा, जेद्दा, कुवैत और रियाद, मतलब वो रूट जहां एनआरआई वर्कफोर्स ट्रैवल करती है, जहां यील्ड ज्यादा होती है, जहां इंटरनेशनल रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सब एक साथ खत्म हो गया। और एक और ब्लो आया जब जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट सिर्फ 1 महीने बाद सस्पेंड हो गई, क्योंकि डिमांड एक्सपेक्टेशन से बहुत कम थी और एयरलाइन के पास कैपेसिटी अब्सॉर्ब करने के लिए कोई रिसोर्स था ही नहीं। जब पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 में इंडियन कैरियर्स के लिए एयर स्पेस बंद किया तो सभी एयरलाइंस अफेक्ट हुई, लेकिन इंडिगो और एयर इंडिया के पास एक बफर था जो अकासा के पास नहीं था। इंडिगो के पास 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, वो इजीली रूट्स रिस्ट्रक्चर कर सकता है और फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज भी अब्सॉर्ब कर सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक ऑपरेशन स्ट्रांग है। अकासा के पास सिर्फ 33 से 38 एयरक्राफ्ट थे। हर एक एयरक्राफ्ट आइडल होना या रूट चेंज करना डायरेक्टली बॉटम लाइन पे इंपैक्ट करता था। ये टू स्मॉल टू एब्जॉर्ब शॉक्स प्रॉब्लम है। जब स्केल नहीं होती तो हर एक्सटर्नल शॉक डिस्प्रोपोर्शनली ज्यादा इंपैक्ट करता है। अकासा की बोइंग 737 मैक्स डिलीवरीज ऑलरेडी डिलेड थी। बिना फ्लीट ग्रोथ के रूट एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं था। ये एक विशियस साइकिल था जिसमें अकासा एयरलाइंस फंस चुकी थी। अब आते हैं को फाउंडर एग्जिट की स्टोरी पे, क्योंकि ये सिर्फ एचआर चेंजेस नहीं, ये एक डीपर कल्चरल फ्रैक्चर का एक सिग्नल है। नीलू खत्री ने अक्टूबर 2025 में एग्जिट किया, फिर प्रवीण अय्यर ने अप्रैल 2026 में रिजाइन किया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स जानते हैं कि को फाउंडर एग्जिट तब लेते हैं, स्पेशली बैक टू बैक, जब विजन अलाइनमेंट इश्यूज की तरफ पॉइंट करते हैं। अब अकासा में 4 को फाउंडर्स बचे हैं और विनय दुबे सीईओ हैं, लेकिन वो ओरिजिनल ड्रीम टीम जो झुनझुनवाला के साथ बैठी थी वो अब एग्जिट कर गई है। और जब फाउंडिंग टीम बिखर जाए तो कंपनी का कल्चर, विजन और एग्जीक्यूशन सब साइमल्टेनियसली वीक हो जाता है। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफे भी कहा जाता है, उन्होंने अकासा में अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ इन्वेस्ट किए थे 40% स्टेक के साथ, और उनके जाने के बाद वो स्टेक फैमिली के पास गई। लेकिन जो चीज पैसा रिप्लेस नहीं कर सकता था वो है उनकी ब्रांड वैल्यू। उनका नाम लेने से ही इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंट आ जाता था, बैंक क्रेडिट दे देते थे और पब्लिक ट्रस्ट बनता था। अब अकासा का गिफ्ट सिटी में लीजिंग एंटिटी बनाना, अकासा एयर लीजिंग IFSC प्राइवेट लिमिटेड होना एक साइन है जो बताता है कि एयरलाइन अब एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग के लिए ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स ढूंढ रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल रूट्स एक्सपेंसिव हो गए हैं। और ये प्रूव करता है कि अकासा की लिक्विडिटी टाइट है और फ्यूचर अनसर्टेन है। तो मेरा ये सोचना है कि अकासा एयरलाइन का प्रॉब्लम ना तो मॉडल था, ना विजन था और ना ही ब्रांड था। प्रॉब्लम थी टाइमिंग, स्केल और लक। एक एयरलाइन जो जेन्युइनली इंडिया का एविएशन स्पेस डेमोक्रेटाइज करना चाहती थी, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही थी जहां डुओपोली सीमेंटेड है, जियोपॉलिटिकल शॉक्स कंटिन्यूअस है, बोइंग डिलीवरीज डिलेड है और फाउंडिंग विजन का एंकर राकेश झुनझुनवाला अब नहीं रहे। मेरी कंसर्न ये है कि अकासा के पास नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स क्रिटिकल है। अगर फ्लीट 50 to 60 एयरक्राफ्ट तक नहीं पहुंची और कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं आया तो ये एयरलाइन स्लोली इररिलेवेंट हो जाएगी। ड्रामेटिक शटडाउन नहीं होगा, लेकिन स्लो फेड जरूर होगा। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि 2027 तक अकासा या तो किसी बड़े एयरलाइन ग्रुप में मर्ज हो जाएगी या फिर वो सिर्फ एक कॉशनरी टेल बन जाएगी इंडिया के एविएशन हिस्ट्री में। एक लाइन में देखें तो वो एयरलाइन जो स्नीकर्स पहनकर रिवॉल्यूशन लेके आई थी, आज वो रिवॉल्यूशन से ज्यादा सर्वाइवल की बात कर रही है। और ये सिर्फ अकासा का फेलियर नहीं है, ये इंडिया के एविएशन इकोसिस्टम का फेलियर है, क्योंकि नए प्लेयर्स के लिए सर्वाइव करना जेन्युइनली मुश्किल है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि अकासा सर्वाइव करेगी या इंडिया का एविएशन स्पेस हमेशा इंडिगो और एयर इंडिया का रहेगा? कमेंट्स में जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग गुड, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो आप सीख सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।